चैट चले आ गई, शो होगी चैट आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब सुनाएं, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? काफी स्टूडेंट्स ने रूल्स जो पढ़ाने हैं मैंने आप लोगों को उसमें रजिस्ट्रेशन करवा ली है। जो बाकी रह गए हैं वो भी जल्दी से करवा लें, ताकि फिर आगे जो है ना आप लोगों की क्लासेस जो दो होनी है मेरे साथ, मंडे और ट्यूसडे रखा हुआ है। मंडे और ट्यूसडे को हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद दोबारा से हम लोग इसके ऊपर आएंगे। अच्छा जी। उसकी मैं ना आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ कि रूल्स के अंदर क्या चीजें होंगी। अभी चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताऊं। अच्छा, हम लोग ना एक चीज पढ़ते हैं। एक बंदे का नाम है भाई पटवारी, ठीक है? सारों को पता है पटवारियों का, ठीक है? अब पटवारी के पास ना एक बैग होता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है बस्ता, ठीक है? उर्दू में उसका नाम बस्ता कहा जाता है, बैग नहीं कहते वैसे, उसको बस्ता कहते हैं। अब इस बस्ते के अंदर ना, पटवारी का जो बस्ता होता है उसके अंदर होते हैं 40 से ज्यादा फॉर्म होते हैं, ठीक है? अब वो 40 से ज्यादा फॉर्म सिर्फ आप लोगों के जो एक्ट है ना उसके अंदर सिर्फ इतनी बात यहाँ पे बताई गई है कि पटवारी के बैग के अंदर ना ये फॉर्म होते हैं भाई, 40 फॉर्म होते हैं, ठीक है? अब इसके बैग के अंदर जितने भी फॉर्म होते हैं, फॉर्म 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, उसका नाम क्या है, किस चीज के लिए है, कौन सा सवाल कैसे आएगा, इन सारी चीजों की डिटेल आपको रूल्स के अंदर मिलेगी, ठीक है? इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ, लाल किताब आती है आप लोगों की, कौन बनाता है, लट्ठा क्या होता है, ठीक है, ये क्या है, विलेज ऑफिसर्स की क्या कौन कौन सी जो है फंक्शंस परफॉर्म कहाँ कहाँ पे करते हैं, लंबरदार कहाँ पे आता है, कैसे अपॉइंट होता है, क्या चीजें हैं, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी रूल्स के अंदर, ठीक है? और रूल्स का भी सेम यही सीन है कि आप लोगों को जिस तरह यहाँ पे समझा के पढ़ा रही हूँ वो भी इसी तरह पढ़ने वाला है। क्लियर होगी बात कि रूल्स के अंदर और आपका ये जो एक्ट है इसके अंदर फर्क क्या है? तभी तो आप लोगों के उसने एफपीएससी ने, ये सॉरी पीपीएससी ने तभी तो कहा था कि भाई मैं इन एक्ट के अलावा भी कुछ पेपर में पूछ सकता हूँ। याद है आप लोगों को लास्ट के ऊपर आप लोगों के पीपीएससी ने एक जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके अंदर उसने बताया था क्लियरली कि इन एक्ट के अलावा कुछ और भी पेपर में आ सकता है। तो उसका मतलब यही था कि भाई यही चीजें मैं रूल्स के अंदर से डाल के दूंगा। क्लियर हो गया अब कि रूल्स के अंदर क्या चीजें हैं और आप लोगों के एक्ट के अंदर क्या चीजें हैं? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अब। आ, 2 मिनट रुक जाएं, स्टूडेंट्स साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ लिया था कल, आज हम लोग चलेंगे चैप्टर 4 पे। अच्छा जी, चैप्टर 4 हमारा है रेवेन्यू ऑफिसर्स का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है? अब सबसे पहले जो आप लोगों का आता है सेक्शन 19 आता है। सेक्शन 19, अच्छा इधर जो आप लोगों का चैप्टर 4 के अंदर कितने सेक्शन आते हैं थोड़ा सा मैं बता दूं। 19 से लेकर आप लोगों के 35, सेक्शन 35 तक जो है वो सेक्शन किसके अंदर आएंगे? चैप्टर नंबर 4 के अंदर आएंगे। सबसे पहले सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। अच्छा जी, वो कहता है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, यानी वही बात है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर, ठीक है, अब मैं यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर किसकी बात कर रही हूँ? आप लोगों का AC1 की बात कर रही हूँ, ठीक है, और AC2 की बात कर रही हूँ, ठीक है? रेवेन्यू ऑफिसर्स को कहेंगे AC1 आता है और AC2 आता है। AC1 और AC2 आप लोगों को पता है कौन है, जिन्होंने पीछे लेक्चर्स लिए हुए हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि भाई अगर इनका, जाहिर बात है, जो हेड है जो कंट्रोल कर रहा है इनको, ठीक है, अगर वो कोई इनका जो हेड है वो अपनी जगह से एब्सेंट है तो रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या काम करेंगे? अगर अपने ऑफिसर की गैर मौजूदगी के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेंगे? कानून के मुताबिक ही उसका जो काम होगा, जो उनके, जाहिर बात है, फॉर एग्जाम्पल कमिश्नर ने बताया होगा या कलेक्टर ने बताया होगा, जो चीजें कमिश्नर ने कलेक्टर ने असाइन की होंगी रेवेन्यू ऑफिसर्स को, वो उसी तरह उसको कंप्लीट करेंगे, यानी उसके मातहत होंगे, इनका, इनकी जिम्मेदारी होगी कि उनका काम करना है। बस इतनी बात बताई गई है। पावर्स टू मेक रूल एज टू प्रोसीजर। पावर्स टू मेक रूल, ठीक है? वो कह रहा है रूल मेकिंग की पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। लिख लें भाई, रूल मेकिंग की पावर किसके पास आती है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास आती है।
अच्छा जी, सेक्शन नंबर 24 आप लोग, ये सॉरी, सेक्शन नंबर 21 आप लोगों का क्या कहता है? सेक्शन नंबर 21 आप लोगों का कहता है कि पर्सन बाय हुम अपीयरेंस एंड एप्लीकेशन मे बी मेड बिफोर एंड टू रेवेन्यू ऑफिसर्स। अच्छा जी, वो ये पूछ रहा है इसके अंदर, सेक्शन नंबर 21 के अंदर वो पूछ रहा है कि हमें आप ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अली है, ठीक है, अली क्या कोई जमीन का कोई मसला हो गया, ठीक है, कोई केस शेस चल गया है। अब वो ये आपसे पूछ रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास एप्लीकेशन कौन लेकर आ सकता है? जाहिर बात है, जरूरी तो नहीं है ना कि हर जमीनों के जो काम है वो बड़े प्यार से मोहब्बत से हो जाते होंगे, कहीं पे लड़ाई झगड़े भी तो होते हैं ना। फलाने ने किसी को मार दिया, फलाने ने मेरी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, फलाने ने पानी दे दिया मेरी फसलों को, फलाने ने मेरी फसल तबाह कर दी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कौन लोग हैं जो रेवेन्यू ऑफिसर्स के सामने अपनी एप्लीकेशन लेकर आएंगे, जो अपीयर हो सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स के सामने, ठीक है। तो वो कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय द पार्टीज देमसेल्फ, ठीक है। यानी जो मुद्दई होगा, जिसकी अपनी फसल होगी, जिसकी अपनी जमीन होगी, वो खुद आ सकता है एप्लीकेशन लेके, ठीक है। या उसके कोई ऑथराइज्ड एजेंट होंगे, ठीक है, या उसका वकील होगा। बात समझ में आ गई? या उसके बिहाफ पे उसका वकील आ सकता है, ठीक है, या उसका कोई एजेंट आ सकता है, या पार्टी खुद रेवेन्यू ऑफिसर्स के सामने आकर वो एप्लीकेशन सबमिट करवा सकती है। क्लियर हो गई बात? यहां तक बात समझ में आ गई है? बाकी भी जरा बता दें, अली का ही मैसेज आया मुझे सर। अच्छा जी, अब वो कह रहा है आप लोगों का सेक्शन नंबर 22 आता है, वो कहता है पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोसीजर प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, अब समन जारी किए जाते हैं, ठीक है, एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसको हम लोग कानून की जुबान में समन कहते हैं, ठीक है। वो कहता है कि जो समन जारी करने की पावर है वो रेवेन्यू ऑफिसर को दी गई है। ये कैसी पावर है? ये वो पावर है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर्स सैरिश को कहेगा, एक समन जारी करता है सैरिश के नाम का, वो समन नोटिफिकेशन मिल जाएगा सैरिश को। अब जब सैरिश को वो नोटिफिकेशन मिल गया, उसके ऊपर अगर आपका जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसने लिखा हुआ कि भाई मुझे आपकी फलानी फलानी जमीन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एविडेंस चाहिए, सारा कुछ सैरिश को लाकर देना पड़ेगा रेवेन्यू ऑफिसर को। तो सेक्शन नंबर 22 आप लोगों को ये कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को समन जारी कर सकता है टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। क्लियर होगी बात? पेपर में वो पूछ सकता है सेक्शन नंबर 22 के तहत, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 22 समन भेजने की पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास है, कमिश्नर के पास है, या कलेक्टर के पास है? जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा रेवेन्यू ऑफिसर के पास है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? बताइएगा। ठीक है। और एक चीज आप लोगों ने ये याद रखनी है, जिस बंदे को समन जारी होगा, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल सैरिश की लिया, सैरिश की ये जिम्मेदारी है, सैरिश इस चीज पे बाउंड है कि उन्होंने हर हाल में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ठीक है। अगर नहीं लेकर, हाँ, अगर नहीं लेकर जाएंगी तो भाई फिर जाहिर बात है वो कोई ना कोई अपनी आगे से कार्रवाई करेंगे। क्या है मतलब हिरारकी में बाकियों के पास नहीं, नहीं है ना, नहीं है। अब देखें मेरी बात सुने, अब आगे समझ, जब आप आगे चलेंगे ना, आगे चल के आप समन का फिर पढ़ेंगे, ठीक है, एक जगह पे वहां पे अब आपका लिखा होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर लिख लें, ठीक है, कोई भी आपका लिखा होगा, लेकिन देखें अगर वो बात करता है सेक्शन नंबर 22 के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 22, उसने बकायदा मेंशन की है सेक्शन नंबर 22 के मुताबिक समन जारी करने की पावर किसके पास है?
तो सेक्शन नंबर 22 क्या कह रहा है, रेवेन्यू ऑफिसर के पास है। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी और सेक्शन के मुताबिक करते हैं, ठीक है, अगर सेक्शन नंबर 40 आता है, एग्जांपल दे रही हूँ, सेक्शन नंबर 40 में पावर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। अब वहां पे आप रेवेन्यू ऑफिसर को टिक कर रहे हैं, उसने तो गलत कर देना, उसने कहना रेवेन्यू ऑफिसर के पास तो पावर सेक्शन नंबर 22 के मुताबिक है। भाई आप कहाँ से सेक्शन नंबर 40 के अंदर लेकर आए हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पे, कि इसलिए मैं बार बार आप लोगों को सेक्शन भी बता देती हूँ कि भाई इस तरह वो पेपर में सवाल पूछ सकता है। अच्छा जी, सेक्शन नंबर 23 क्या कहता है, समन टू बी इन राइटिंग साइन एंड सील्ड। आपके जो समन जारी किए जाएंगे वो राइटिंग फॉर्म में होंगे, लिखे हुए होंगे, और वो सील होंगे। क्लियर होगी बात। शेल बी साइंड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, जाहिर बात है राइटिंग फॉर्म में होंगे, और वो क्या होंगे, शेल बी साइंड बाय रेवेन्यू ऑफिसर। समझ आ गई ये बात। सेक्शन नंबर 23 के मुताबिक जो समन जारी होगा उसके ऊपर रेवेन्यू ऑफिसर के दस्तखत होंगे, और वो राइटिंग फॉर्म में होगा, ठीक है। मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, समन किस तरह भेजा जा सकता है, ठीक है, पर्सनली तौर के ऊपर भी भेजा जा सकता है, किसी बंदे को भेज देना पर्सनली तौर के ऊपर, ठीक है, अफिक्सेशन करवा दे, ये भी हो सकता है, या बाय पोस्ट भी भेजा जा सकता है, ठीक है। समन सेंड किस तरह करना है, तीन तरीके हैं, अफिक्सेशन करवा दें, ठीक है, या आप पर्सनली किसी को भेज दें, रेवेन्यू ऑफिसर पर्सनली भी भेज सकता है, अगर उसने पर्सनली नहीं भेजा तो वो बाय पोस्ट भेज देगा आपको। क्लियर होगी बात। देखें, अफिक्सिंग अ कॉपी टू समन, ये आ गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे इसका ये आता है, इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा डिलीवरी ऑफ अ कॉपी, इसके अंदर आप पोस्ट ऑफिस के जरिए आ गया, ठीक है, और ये यहाँ पे बाय पर्सनल आ गया, ठीक है। इस तरह करके तीन चीजों के ऊपर जो है ना, उसने तीन तरीकों से आप वो समन आप लोगों को भिजवा सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोगों के पास आता है सेक्शन नंबर 25। आ जाए, सेक्शन नंबर 25 क्या कहता है, यहां तक हो गया। हाँ बस सेम है अली, एग्जैक्टली सिर्फ सेम है, सिर्फ 20 और 23 में डिफरेंस ये आ रहा है कि 22 आपको ये बताता है कि उसके पास पावर है रेवेन्यू ऑफिसर के पास कि वो समन जारी कर सकता है। 23 ये बताता है कि वो राइटिंग फॉर्म में होगा, और वो जाहिर बात है पेपर में ये भी तो एक्ट के अंदर उन्होंने लिखना था ना कि भाई वो राइटिंग फॉर्म में होगा कि जुबानी क्या चीज होगी, ठीक है। तो उन्होंने बकायदा 23 में बता दिया कि आपका जो समन है वो राइटिंग फॉर्म में होगा, और उसके ऊपर रेवेन्यू ऑफिसर के बकायदा दस्तखत होंगे। और आपका 24 में उसने बता दिया है कि सॉरी, 24 हम क्या पढ़ के आए हैं, 24 में उसने बता दिया कि मोड ऑफ सर्विस क्या होगी, मतलब किस तरह भेजा जाएगा, अफिक्स करवाया जाएगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के जरिए या पर्सनल भेजा जा सकता है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, आगे आ जाए। हाँ जी, आगे आ जाए, आगे वो कहता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑर्डर प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर ऑफ। प्रोक्लेमेशन कहते हैं मनादी को, ठीक है। ये मनादी अब मैं अब आप लोगों को आसान अल्फाज में बताती हूँ कि ये किसी की अगर जमीन की नीलामी करवानी हो, ठीक है, नीलामी वो कभी पहले आता होता, पहले जमाने में होता था, ढोल बजाते होते थे, ठीक है, नीलामी हो रही है किसी की या कुछ भी। अब वो नीलामी क्यों कराते हैं, मनादी क्यों करवाते हैं, वो इसलिए करवाते हैं भाई कोई बंदा डिफॉल्टर भी तो डिक्लेयर हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल अली ने नहीं दिए, ठीक है, पैसे नहीं दिए, टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, एक बार वार्निंग आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, जब सारा कुछ आजमा के देख लिया, सारे उन्होंने काम कर कुर के कार्रवाइयां करके देख ली, जब फिर भी किसी खाते में नहीं आया, तो जाहिर बात है उन्होंने जमीन जब्त कर दी। जब जब्त होगी तो क्या करते एग्जैक्टली जब जब्त हो जाता है तो क्या किया जाता है कि नीलामी की जाती है, उस बंदे की जमीन को बेचकर वो टैक्स पूरा किया जाता है, ठीक है। इन केस एग्जांपल देती हूँ, हाँ, ऑक्शन करवाना, एग्जैक्टली ये कह लें, डिग्री कह लें, ठीक है, कुछ भी कह लें आप। अच्छा, अब वो ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल के अली की करवा दी उन्होंने, ठीक है, हो गई भाई, नीलामी करवाना शुरू कर दे, इतनी देर में हैदर उठ के आ जाते हैं, वहां से किंजा आ जाती हैं, वहां से सहरिश आ जाती हैं कि भाई अली ने तो मेरे भी पैसे देने हैं, हैदर कहेंगे मेरे पैसे देने हैं, किंजा कहेंगी मेरे पैसे देने हैं। ऐसे भी तो हो सकता है ना, बाकी लोग भी जाग जाएंगे भाई फलाने की जमीन बिक रही है तो भाई हमारे भी पैसे देने हैं, हम भी पहुंच जाते हैं इसी जो है ना चक्कर में पैसे लेने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पहले अपना हिस्सा रखेगी, फिर जो बाकी बचेगा वो कहेगी भाई बांट लो। क्लियर हुई बात यहाँ पे, चीज समझ में आई। अब वो कह रहा है कि जब
गवर्नमेंट ऑक्शन का प्रोक्लेमेशन मनादी करवानी हो तो क्या करती है, उसको नोटिफाई किस तरह किया जाएगा, क्या सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, तो आप ये बताएंगे। सेम वही चीज होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट की कॉपी होगी जो इशू करेगा रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। फिर उस ऑर्डर को साइन किया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, बाय पोस्ट कह लें, ठीक है, अफिक्सेशन कह लें, या बाय पर्सनल उसको भेजा जाएगा। क्लियर होगी, सेम वही प्रोसीजर है जो आपका समन का आता है, ठीक है। ये देखें, मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, अब ये देखें, इशू बाय रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर ही करेगा इशू, ठीक है। मोड क्या होगा, मेकिंग का, इशू करेगा, और राइटिंग फॉर्म में ये होगा, ठीक है। तो उसको जो है बाकी इसको जितना भी प्रोसीजर हम पीछे समन का पढ़ के आए हैं वो यही होगा सारा। क्लियर होगी बात यहाँ पे, बताएं मुझे कोई सवाल यहाँ तक किसी का। अच्छा जी, एक और चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊं, पेपर के अंदर वो पूछ सकता है कि भाई मोड क्या होगा, मेकिंग प्रोक्लेमेशन भाई किस तरह करवाई जाएगी, ठीक है। अब करवाई किस तरह जाएगी मुझे ये बताएं। वो कहता है कि करवाई इस तरह जाएगी कि मेड बाय ड्रम, ठीक है। या तो ड्रम बजाए जाते थे, पहले जमाने में ड्रम बजाए जाते थे, ठीक है। इसके अंदर शायद ना हो लिखा हुआ, लेकिन मेरे पास जो मैंने, सॉरी रुक जाए जरा, आप लोगों का एक सेक्शन है उसके अंदर आप लोगों का बकायदा लिखा हुआ है, व्हेन अ प्रोक्लेमेशन इज इशू बाय द रेवेन्यू ऑफिसर इट शैल इन एडिशन टू एनी मोड ऑफ पब्लिकेशन विच मे बी प्रिस्क्राइब। हाँ हाँ, रुके रुके, और अंडर दिस एक्ट बी मेड, हाँ बीट ऑफ ड्रम, एग्जैक्टली मैं वही कह रही थी ना, बीट ऑफ ड्रम। अब देखें वो कह रहे हैं हाँ मेड बाय बीट ऑफ ड्रम। अब यहाँ पे देखें इसको, अब आप लोगों ने नोट करना है, यही चीज मैं ढूंढ रही थी। ये देखें, अब उसने कहा है ड्रम बजाए, ड्रम वही बात की है ना मैंने, ढोल बजाए जाएंगे, ठीक है। या अदर कस्टमरी जो आप लोगों के उनके जो मेथड होते हैं, जो आप लोगों के कह लें क्या कहते हैं उसको, भाई किसी इलाके के, हर इलाके का अपना अपना रिवाज होता है ना, अपने रिवाजों के मुताबिक जो भी मेथड होगा, लोगों के घर जाके दरवाजे खटका के आने हैं, पंफलेट फेंक के आने हैं, ढोल बजाने हैं, जो भी करना है, ठीक है। या अफिक्सिंग कॉपी, चस्पा करेंगे कॉपी, ठीक है। कंस्पिशियस प्लेसेस जो आती है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बड़े बड़े पर्चे चस्पा कर देना, दीवारों के ऊपर लगा देना, फलानी जमीन की नीलामी हो रही है, सारे उस जगह पे पहुंचे। तो ये तरीका होता है। क्लियर होगी बात, बताएं मुझे। अच्छा जी, आगे आ जाए, आगे वो कहता है इंक्वायरीज अंडर द एक्ट टू बी डीम जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब वो कहता है कि अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जुडिशियल प्रोसीडिंग, एक होता है एग्जेक्टिव, ठीक है, दूसरा होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। वो कहता है कि अगर आपके रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई इंक्वायरी बिठानी है, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर कोई इंक्वायरी बिठाता है कोर्ट के अंदर या किसी भी पर्पस के लिए, तो वो कहाँ पे उसकी सुनवाई होगी, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, जुडिशियल कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई होगी, एग्जेक्टिव के अंदर नहीं होगी। ये चीज याद रखिएगा, पेपर के अंदर दो एमसीक्यूज वो आपको कंफ्यूज करेगा। पूछेगा कि जुडिशियल के अंदर प्रोसीडिंग होगी या एग्जेक्टिव के अंदर प्रोसीडिंग होगी, तो आपने उसको बताना है कि जुडिशियल के अंदर होगी, ठीक है। अब वो पूछा है कि लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स की कौन कौन सी होगी, ठीक है। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर व्हाट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बी डीम टू बी लैंग्वेज इन ऑर्डिनरी यूज ऑफ एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द प्रोविंस, ठीक है। वो कहते हैं कि जो भी वहां की सादी जुबान होगी ना, पंजाब के आप देखें डिफरेंट इलाकों में चले जाओ, डिफरेंट किस्म की जुबानें आती हैं, ठीक है, किसी का बोलने का लहजा चेंज है, कुछ भी है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि पंजाब प्रोविंस के अंदर, हाँ, पंजाब प्रोविंस के अंदर जो है, जो सी उनकी ऑर्डिनरी यूज की जो लैंग्वेज होगी ना, आम जुबान जो उनकी बोली जाती है ना, आपका रेवेन्यू अफसर भी वही जुबान इस्तेमाल करेगा, वही लैंग्वेज वहां पे यूज होगी, ठीक है। अब वो कहता है अरेस्ट, हाँ, अरेस्ट ऑफ डिफॉल्टर टू बी मेड अपॉन वारंट, ठीक है। अब अभी बात की थी हम लोगों ने, डिफॉल्टर हो जाता है बंदा, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर कोई बंदा डिफॉल्टर हो गया, उसके वारंट किस तरह जारी होंगे, वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट अ डिफॉल्टर में बी अरेस्टेड, such arrest shall be made upon a warrant issued by the revenue officer competent to direct such person's arrest।
यानी अगर कोई बंदा डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गया है, उसको अरेस्ट करने के जो वारंट है वो रेवेन्यू ऑफिसर इशू करेगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे कि रेवेन्यू ऑफिसर का क्या काम है कि वो वारंट इशू करेगा किसके, डिफॉल्टर के। अब पेपर के अंदर लिखा होगा रेवेन्यू अफसर डिफॉल्टर के वारंट इशू करेगा, ठीक है। कलेक्टर करेगा, कमिश्नर करेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे, समझ भी आ रही है कि ऊपर से गुजरी है? बता दे मुझे जल्दी से, उठ जाएं सारे, जागे। जवाब नहीं देंगे मैंने भी नहीं आगे जाना। जब तक जवाब नहीं देंगे मैं आगे नहीं लेके जाऊंगी। आ रही है ना? चलें जी, आगे चलें। अच्छा जी। वो कहता है कि पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू एंटर अपॉन एनी लैंड और प्रीमिसेस फॉर पर्पस ऑफ मेजरमेंट एक्सेट्रा। ठीक है। अब वो कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास कौन कौन सी पावर आती है भाई? रेवेन्यू रेवेन्यू अफसर के पास ये पावर है कि वो किसी भी जमीन की जाके मेजरमेंट करवा सकता है। देखें किस पर्पस के लिए किसी की जमीन के अंदर घुस सकता है, ये देखें। फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट, डेमोक्रेशन, फिक्सेशन, इंस्पेक्शन, बाउंड्रीज की बाउंड्री मार्क के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, असेसमेंट के लिए, और फॉर एनी अदर पर्पस कनेक्टेड विद द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज ऑफिस अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। क्लियर हो गई बात यहाँ पे कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी जमीन के अंदर एंटर हो सकता है, लेकिन किस पर्पस के लिए वो सामने मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके अंदर इतनी बात लिखी हुई है। और कोई बात? और कोई सवाल यहाँ तक किसी का? आगे चलें। चलें आगे चलते हैं। प्लेस ऑफ सिटिंग, प्लेस ऑफ सिटिंग कौन सी हो सकती है? आपका सेक्शन नंबर 31 कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है, ठीक है, अदर देन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, मे एक्सरसाइज हिज पावर अंडर दिस एक्ट एट एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज जुरिडिक्शन। ठीक है। कि आप लोगों का जो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 है, वो जाहिर बात है उसका जो दफ्तर बनाया होगा, एक तो वो जगह होगी जो आपके हुकूमत ने दिया होगा, या वो किसी भी जगह के ऊपर अपना दफ्तर बना सकता है। ठीक है। प्लेस ऑफ सिटिंग उसकी कोई भी हो सकती है। प्रोसीडिंग हेल्ड ऑन हॉलीडेज, अगर आप लोगों का जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो कहता है शेल नॉट बी इनवैलिड बाय रीजन ऑफ सच प्रोसीडिंग हैव बी हेल्ड ऑन दैट डे। वो कहता है कि अगर आपका रेवेन्यू ऑफिसर किसी हॉलीडे वाले दिन नोटिफाई कर दे कि मैंने इस दिन सुनवाई रखनी है, यानी मैंने इस दिन प्रोसीडिंग करनी है, तो वो इनवैलिड नहीं होगा बगैर किसी रीजन के। ठीक है। वो इनवैलिड नहीं होगा कि आप कहें कि भाई छुट्टी वाले दिन उसने रेवेन्यू ऑफिसर ने रख लिया, भाई हुकूमत ने तो छुट्टी दे दी है, मैं क्यों जाऊं। भाई वो आपके ऊपर कार्रवाई कर देगा, ठीक है, कि मैंने इस दिन पे रखा है, बंदा क्यों नहीं पहुंचा। ठीक है। तो वो उसने कहा है कि वो इनवैलिड नहीं होगा कि वो प्रोसीडिंग उस दिन के ऊपर क्यों रख रहा है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? सेल्स, सील्स के हवाले से उसने कहा है कि जो सील्स हैं गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय रेवेन्यू अफसर शुड बी यूज सील, और वही साइज जो सील इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि फायर जाहिर बात है किसी की जमीन को जाके कोई बंद शंद भी तो करके आ सकते हैं ना, ताले शाले के ऊपर कोई सील शील भी लगानी है, तो वो सील का जो साइज, आप लोगों ने अक्सर देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह जब जाते हैं किसी होटल को सील कर दिया, पेट्रोल पंप को कर दिया, दुकानों को कर दिया, उसके ऊपर एक स्पेशल ताला लगता है, ताले के ऊपर एक ग्लू गिरती है, उसके ऊपर सील लगाते हैं, एक स्टैम्प सी लगती है। तो ये उसी सील की बात कर रहे हैं कि यार अब हम असिस्टेंट कमिश्नर की तो बात नहीं कर रहे, अब यहाँ पे हम असिस्टेंट कलेक्टर की यानी ग्रेड 1 और 2 की बात करें, रेवेन्यू ऑफिसर की। वो किसी जमीन को अगर सील करने जाएंगे तो उसकी जो सील है, जो स्टैंप है, वो क्या होगी, वो गवर्नमेंट बना कर देगी। उसका साइज, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके ऊपर क्या लिखा होगा, वो सारी चीजें कौन बना कर देगा? वो गवर्नमेंट का काम है। ठीक है। कॉस्ट, अ रेवेन्यू ऑफिसर में गिव एंड अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन एनी मैनर ही थिंक्स फिट।
provided that if he ordered that cost of any such proceeding shall not follow the event, he shall record his reason for the order. ठीक है, कि वो कह रहा है कि कॉस्ट जो है किसी भी चीज की, किसी भी प्रोसीडिंग की, अगर कोई कॉस्ट बनती है तो वो कौन कलेक्ट कर सकता है? वो रेवेन्यू ऑफिसर होगा। ठीक है, आगे आ जाए, पेनल्टी के ऊपर आ जाए। अगर कोई किसी बंदे को समन जारी हुए हैं, इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड बाय समन, सैरिश को समन जारी हुए थे, नोटिस चला गया, ऑर्डर चला गया, या आप लोगों की प्रोक्लेमेशन यानी मनादी के लिए कोई प्रोसीडिंग रखी गई रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, सैरिश अगर टाइम पे ना पहुंची तो सैरिश को 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा, ओनली 500 रुपीज। क्लियर होगी बात? पेपर में एमसीक्यूज आता है, ये याद रखिएगा, 500 रुपये जुर्माना होना है। सारिश पेपर में एमसीक्यूज आता है, आपको याद रहेगा कि आपको जुर्माना हुआ था। चैप्टर खत्म हो गया भाई, मुक गया चैप्टर, खत्म हो गया। अगले चैप्टर पे आ जाए, चैप्टर नंबर 5। मुझे बताया मुश्किल है कि आसान है? आसान है चीजें, हाँ ना। ये ऐसी याद करनी है, मैं बता रही हूँ ना, ऐसी याद करनी है। हाँ जी, ऐसी याद करनी है। पता है हर चैप्टर स्टार्ट में, हाँ, मैं जब चैप्टर पढ़ती थी ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जाहिर बात है मैंने भी चीजों को पढ़ा, जब मैं पढ़ती थी तो मैं कहती थी या अल्लाह इसके अंदर ये अगला सेक्शन कब खत्म होगा, या अल्लाह इसके अंदर थोड़े सेक्शन आ जाए, इस चैप्टर के अंदर बच्चे कैसे याद करेंगे, इसके अंदर तो थोड़े आ जाए। ठीक है, जिस चैप्टर के अंदर थोड़े आते थे मैं कहूंगी आया, मैं कहती होती शुक्र है बच्चों को थोड़ा सा आसरा होगा, इस वाले चैप्टर के अंदर थोड़े सेक्शन आए। तो वो बस इसको याद किन, हाँ इसको याद किंजा इस तरह करना है आपने, कि जैसे अब मैं कहती हूँ कि पेनल्टी का बाद पूछ, एमसीक्यूज पूछ लेता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35, ठीक है, if a person required by summon, notice, order, proclamation, proceeding from a revenue officer to attend a certain time place within the limits, अगर वो लिख दे कि भाई अगर वो बंदा गैर हाजिर हो जाता है, ठीक है, तो उस बंदे को जुर्माना कितना होगा? 500, 300, 600, 5, जितना भी उसने लिखा होगा आपने टिक करके आना है 500 को। ठीक है, इस तरह अगर वो कहे कि भाई रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, वो नीचे लिखेगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हाँ, सेक्शन नंबर 7 उसने खुद पूछा होगा, वो आपसे नहीं पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछे या खुद बताए, या दोनों सूरतों में करना है बेटा। ठीक है, मसला ये है ना, अब देखिए ना, आप एक चीज देखें, एक बात सेक्शन नंबर 34 में की गई है और एक बात सेक्शन नंबर 54 में की गई है। आपको 34 वाली भी याद रखनी है कि ये बात उसने सेक्शन 34 में कही थी, और अगली आपको 54 वाली भी याद रखनी पड़नी है। बात तो दोनों सूरतों में एक है, आप सेक्शन दोनों सूरतों में याद करेंगी, अगर वो पूछेगा तब भी, अगर वो पूछे ना पूछेगा तब भी। ठीक है, सेक्शन याद दोनों सूरतों में होंगे। अच्छा जी, लेकिन इस, हाँ, ये वाला डॉक्यूमेंट रीशेयर कर दें ग्रुप में। हैदर, डॉक्यूमेंट शेयर करने का काम आपका है, मेरा नहीं है। किंजा जिस जिसको डॉक्यूमेंट का मसला आता है ना, वो हैदर से कहा करें, हैदर आपको शेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाए, विलेज ऑफिसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसका सारा डिटेल आपके रूल्स के अंदर मिलेगी। ठीक है, इसकी सारी डिटेल्स आप लोगों के रूल्स के अंदर मिलेगी। सबसे पहले वो कहता है सेक्शन नंबर 36, 37, 38। ठीक है, ये कितने रूल्स इसके अंदर सेक्शन आते हैं? इसके अंदर टोटल आते हैं आप लोगों के 3 सेक्शन। वो कहता है रूल्स रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा ऑफ विलेज ऑफिसर्स। विलेज ऑफिसर्स मैंने पीछे बात की थी, आप लोगों के कोतार्स आ गए, आप लोगों के मालिक, लंबरदार, सारे के सारे लोग जितने भी आते हैं वो सारे विलेज ऑफिसर्स आते हैं। ठीक है, वो कहते हैं विलेज ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के रूल्स कौन बनाता है? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, विलेज ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के रूल्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनवाता है। यहाँ पे दो चीज, अब यहाँ पे जो है ना, जरा गौर से सुनना है आप लोगों ने। विलेज ऑफिसर्स को द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मेक रूल्स टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज, इमोलमेंट्स, पनिशमेंट, सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ द विलेज ऑफिसर। वो कहता है कि भाई जो आप लोगों के विलेज ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट के रूल्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाता है, लेकिन एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि रूल्स तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाता है, लेकिन उसको अपॉइंट कौन करता है?
किसी विलेज ऑफिसर को अपॉइंट करना हो तो वो कौन करेगा? सवाल दो किस्म के है ना। एक तो उसने रूल्स का बता दिया, आगे जाके ये आप लोग पढ़ोगे जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। वो कहता है कि आपने ये तो बता दिया कि अपॉइंटमेंट के जो रूल्स बनाने हैं वो सारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बनाने हैं। रूल्स तो बन गए, आगे अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट गवर्नमेंट नहीं ना करेगी अपॉइंट। अपॉइंट आप लोगों का कलेक्टर करेगा, याद रखना है ये बात। आप लोगों के विलेज ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, हायर करना किसका काम है? कलेक्टर का काम है। रूल्स बनाना किसका काम है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। पीछे आप लोग रेवेन्यू ऑफिसर्स के रूल के बात करके आए हो, वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम है। क्लियर हुई बात? समन जारी करना, ये सारी चीजें किसका काम है? प्रोक्लेमेशन करवाना सारा रेवेन्यू ऑफिसर का काम है। ठीक है, तो ये चीजों को मिक्स नहीं करना आप लोगों ने। यहाँ पे पास लिख लें अपने कि रूल्स जो हैं अपॉइंटमेंट के विलेज ऑफिसर्स के बनाने का काम किसका है? हाँ, किसका है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। और इसको अपॉइंट कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। मुझे ये बात बताएं कि कलेक्टर कहाँ पे लगा होता है? डिवीजन के अंदर होता है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है? मुझे ये बताएं, कलेक्टर कहाँ पे होता है? डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट में? हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही कहते हैं उसको, हैदर। हाँ, तो कहीं पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिखा होगा तो बात तो वही है ना, कलेक्टर तो है ही डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह लें या कलेक्टर कह लें, एक ही बात है। आप बताएं। चलें जी। विलेज ऑफिसर सेस बताएं कितने परसेंट था? जल्दी बताएं, सेस कितने परसेंट था? अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, सेस 75। 5%, एग्जैक्टली 5%। अब देखें वो यहाँ पे उसने बात, अब यहाँ पे देखें पेपर के अंदर वो किस तरह पूछेगा। वो पूछेगा कितने परसेंट है। वो कह रहा है नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होगा उससे 5% एक्सीड नहीं करेगा, यानी मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? सिर्फ 5%। पेपर में एमसीक्यूज इस तरह भी पूछ सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है या मैक्सिमम वर्ड भी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, मिनिमम कर देगा। अगर आपने मिनिमम 5% कह दे, मैक्सिमम 5% कह दे, तो याद रखेगा मैक्सिमम 5% की बात हो रही है। ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा? 5%। 5% से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, ना ही 5% से कम जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? अच्छा, आगे आ जाए। आगे आप लोगों का आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन अटैचमेंट और असाइनमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ द विलेज ऑफिसर्स। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि विलेज ऑफिसर की जो रेम्यूनरेशन है, सेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 37 शैल नॉट बी लायबल टू अटैचमेंट इन एनी एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ सिविल और रेवेन्यू कोर्ट। ठीक है, कि जो भी विलेज ऑफिसर की रेम्यूनरेशन, यही जो चीजें इसको मिल रही हैं, ये 5% पचौथरा और ये जो सारी चीजें उसको मिल रही हैं, वो कह रहे क्या ये अटैच होगा किसी डिग्री के साथ? सिविल या कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट के अंदर क्या ये सारी चीजें अटैच होंगी? बात को समझे। अगर वो प्रोक्लेमेशन करवाता है या कुछ होता है, ठीक है, गांव में किसी की जमीन बिकती है, तो वो कहता है कि यार ये जो इसकी रेम्युनरेशन है, क्या ये चीजें उसके साथ अटैच होंगी? तो आप वहां पे कहेंगे नॉट बी अटैच। उसका 5% पे चौतरा अलहदा ही रहेगा, वो किसी चीज के साथ अटैच नहीं होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? इसके अंदर सिर्फ इतना उसने बताया। बाकी इसके विलेज ऑफिसर लगना कैसे है, लंबरदार किधर लगेगा, फलाने का क्या होगा, कौन सा, आगे लंबरदार लगवाने के लिए बकायदा पूरे के पूरे रूल्स हैं आगे के। भाई लंबरदार लगने के लिए भी आप लोगों के पास कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, कौन बंदा लग सकता है। अगर एक बंदा फोत हो जाए तो लंबरदारी आगे किसको ट्रांसफर होगी, कैसे जा सकती है, ये सारे एमसीक्यूज पेपर में आते हैं। और ये सारी चीजें आप लोगों के रूल्स के अंदर बताई गई हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि रूल्स, जिसने रूल्स नहीं पढ़े उसको ये पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 45 से 50 एमसीक्यूज आप लोगों के रूल्स के अंदर से आते हैं। आप लोगों के बाकी जो एक्ट्स हैं उसके अंदर से मार के कोई 20 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। 20 एमसीक्यूज या 15 एमसीक्यूज एक से एक वाले एक्ट के अंदर से आएंगे। टेंडेंसी जो आ गया, एक 15 से 20 आप लोगों के एक के अंदर से आ जाएंगे। बाकी जितना एमसीक्यूज है वो सारा इसके अंदर से निकल के आना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का चैप्टर 5 था और इसकी सारी डिटेल वहां उसके ऊपर है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? अब बताएं कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आई हो बात। क्लियर है? वो बोला करे ना, बोला करें,
रोजा मैं बोल रही हूँ भाई, देखें मुझे पानी पीना चाहिए, आप तो चुप हो जाते हैं। टोटल रूल्स पढ़ते जाएं, रूल्स बड़े हैं, ठीक है, अभी रूल्स बहुत लंबे होंगे, लेकिन ये है कि आप लोगों को सारी चीजें इसमें जिसने पढ़ी होंगी ना, उसके लिए वो चीजें बड़ी आसान होंगी, याद रखना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि पटवारी के बस्ते के अंदर ना 40 किस्म के फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इस 40 किस्म के फॉर्म के अंदर एक फॉर्म का नाम आता है 39A, ठीक है। अब ये फॉर्म कौन सा होता है, पेपर में अगर आपको कह दे कि 39A कौन सा फॉर्म है, तो ये फॉर्म भाई फर्द होती है, ठीक है। तो अब जाहिर बात है, जिसने वो चीजें पढ़ी होंगी उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ी होंगी वो बेचारे फिर कहेंगे कि मैम ने बताया नहीं था। मैम ने सारा कुछ बता दिया, कहाँ से कौन से एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर नंबर 6 कल करेंगे, बड़ा लंबा है। या कर लंबा